नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम अखंड भारत। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। इस खास प्रोग्राम अखंड भारत में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद देश की एकता और अखंडता, शांति और सुरक्षा तथा सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए विवादित, समसामयिक, डिस्प्यूटेड मुद्दों पर सही, सटीक, समावेशी तथा सारगर्भित जानकारी देना है। आज की चर्चा का टॉपिक है बाल विवाह और मुस्लिम पर्सनल लॉ। साथियों, शादी की उम्र को लेकर भारतवर्ष में सदैव विवाद होता रहा है। समय समय पर बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाया गया है। इस्लाम मजहब को छोड़कर सभी धर्मों में शादी की न्यूनतम या मिनिमम एज डिसाइड कर दी गई है। शरीयत या पर्सनल लॉ की आड़ में आज तक मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र निश्चित नहीं हो पाई है। यही विवाद की वजह अभी तक बनी हुई है। आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जब इस इशू पर एक समान कानून बनाए जाने का प्रयास होता है तो कुछ मुट्ठी भर लोग तथा राजनीतिक या विरोधी राजनीतिक पार्टियां वोट की राजनीति को लेकर इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं और इसी का नतीजा रहा कि आज तक मुस्लिम समाज में शादी की उम्र डिसाइड नहीं हो पाई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में भी इस संबंध में कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। हदीसों में, फिकह में और हमारे इस्लामी धर्मशास्त्र में भी शादी के मुतालिक शादी की मिनिमम एज क्या होगी इस मुतालिक साफ तौर पर कोई प्रोविजन नहीं मिलता। नाजरीन, आप देखते होंगे कि आजकल बाल विवाह फिर सुर्खियों में बना हुआ है। आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे। वर्तमान में बाल विवाह की आयु को समान करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में दो तरह की रिट पेंडिंग है, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय को सुनवाई करना है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया है। इसीलिए यह इशू आज चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों द्वारा ये मांग की जा रही है कि अगर सभी धर्मों में शादी की उम्र एज समान है तो मुस्लिम धर्म में या मुस्लिम समाज में लड़कियों की शादी की उम्र या क्यों डिसाइड नहीं है, इसी बात का विवाद बना हुआ है। यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। साथियों, मैं बताता चलूं कि मैरिज की एज को डिसाइड करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दो रिट्स इस समय सुनवाई के लिए पेंडिंग है। पहली रिट नेशनल वुमेन कमीशन, भारतीय महिला आयोग द्वारा 2022 पिछले साल दाखिल की गई है, योजित की गई है। याचिका में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी धर्मों के मानने वाले लोगों के लिए शादी की एक समान उम्र निर्धारित करने, खास तौर से लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल करने की बात रिट में कही गई है, प्रेयर की गई है। मैं बताता चलूं कि इस रिट में माननीय जो नेशनल वुमेन कमीशन की तरफ से जो रिट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आयोजित की गई है, उसमें एक माननीय पिछले साल का माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि मुस्लिम लॉ के मुताबिक कोई भी मुस्लिम लड़की 18 वर्ष की कम उम्र में बिना माँ बाप की अनुमति के अपने चॉइस के मुताबिक किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकती है। इट इज जस्टिस, जो इस बेंच के जस्टिस थे, उनका क्लियर ओपिनियन था कि इट इज दस क्लियर दैट एज पर मोहम्मदन लॉ द गर्ल हु हैड अटेन्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी could marry without consent of her parent and had right to reside with her husband even when she was less than 18 years of age and thus otherwise he is a minor। इस जजमेंट से साफ तौर से जाहिर होता है कि कोई भी मुस्लिम लड़की जो अवयस्क है, यानी
प्यूबर्टी की एज को उसने अटेंड नहीं किया है या 18 साल से कम है, वो शादी कर सकती है, उसकी शादी जायज है। साथियों, इस संबंध में दूसरी रिट नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में इंस्टीट्यूट की गई है, दाखिल की गई है। इस रिट में भी एनसीपीसीआर यानी चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन ने पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा 2022 में पारित एक महत्वपूर्ण फैसले का हवाला दिया है, जिसमें ये प्ली ली गई है कि ये फैसला पास्को एक्ट और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट 2006 का वायलेशन करता है। आइए हम देखते हैं कि इस आदेश में ऑनरेबल हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। साथियों, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक हैबियस कॉर्पस रिट में फैसला देते हुए हेल्ड किया है कि एक मुस्लिम लड़की वयस्कता की एज पूरी होने पर अपनी चॉइस के मुताबिक किसी भी मर्द से शादी कर सकती है, चाहे वो 18 साल से कम ही क्यों न हो। ये भी फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की ही तरह है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सर दिनसा फरदून जी मुल्ला द्वारा लिखित किताब प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन लॉ में कैपेसिटी फॉर मैरिज के अंक में लिखित लॉ को कोट किया है, जिसमें लिखा गया है कि एवरी मोहम्मदन ऑफ साउंड माइंड हु हैड अटेन्ड द प्यूबर्टी मे इंटर इनटू कॉन्टैक्ट मैरिज। आगे इसकी किताब में आगे प्यूबर्टी को एक्सप्लेन करते हुए लिखा गया है कि प्यूबर्टी इज प्रिज्यूम्ड इन एब्सेंस ऑफ एविडेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ द एज ऑफ 15, यानी प्यूबर्टी के सिम्टम्स अगर नहीं दिखते हैं तो 15 साल की उम्र में एक मुस्लिम लड़की शादी कर सकती है। ऐसा ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में पिछले साल हेल्ड किया था। रिट में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 since the special laws does not overrule personal law, Muslim law will prevail। क्लियर कट इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने इस फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी लड़की और चाहे वो 18 साल से कम हो शादी कर सकती है। रिट में माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम लॉ को रोक लगाने के लिए और मुस्लिम लॉ को एग्जामिन करने का अनुरोध किया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कमीशन द्वारा यह भी प्ली लिया गया है कि यह जजमेंट प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का वायलेशन है। यह एक्ट एक सेकुलर लेगिस्लेशन है जो सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है। इसी तरह एनसीपीसीआर ने अपने आर्गुमेंट में यह भी प्ली लिया है कि पर्सनल लॉज और रिलीजन लॉ कैन नॉट ओवरराइड द मैंडेट ऑफ क्रिमिनल लॉ। एनसीपीसीआर ने पास्को एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का भी हवाला दिया है तथा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के इस आदेश को पास्को एक्ट का वायलेशन बताया है। अपने आर्गुमेंट में चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन ने प्ली लिया है कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 डज नॉट रिकॉग्नाइज कंसेंट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी बाय माइनर्स, मैरिज ऑन प्यूबर्टी कैन नॉट बी अलाउड। इसमें नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन ने ये दलील दिया है कि सेक्सुअल पास्को एक्ट के द्वारा अगर कोई माइनर लड़की यानी 18 साल से कम एज की लड़की शादी के लिए कंसेंट देती है तब भी शादी मानी नहीं जाएगी, उसको वैध नहीं माना जाएगा और यह शादी अवैध होगी। साथियों, एनसीपीसीआर के उपरोक्त तर्कों या आर्गुमेंट को एग्जामिन करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट रिट को सुनने के लिए तैयार हो गया है। एनसीपीसीआर के रिट को अलाउ करते हुए अब सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। रिट को एडमिट कर लिया गया है और अब एडमिट करने के साथ साथ
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को नजीर के रूप में मानने के लिए देश के सभी न्यायालयों पर रोक लगा दिया गया है। यानी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में जो आदेश पारित किया गया है उसको कोई भी कोर्ट नजीर के रूप में उसका पालन नहीं कर सकती। नजीर के रूप में अपने फैसलों में उसको कोर्ट नहीं कर सकती। इस तरह का रोक ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की दो सदस्यीय बेंच द्वारा इस तरह का निर्णय लेते हुए रोक लगाया गया है। साथियों, अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। अब देखते हैं कि इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। इसीलिए यह टॉपिक आजकल विवाद का विषय बना हुआ है और टीवी चैनल्स, अखबारों में सुर्खियों में बना है और इसकी चर्चा जनसाधारण में हो रही है। साथियों, आइए अब हम चर्चा करते हैं कि बाल विवाह किसे कहते हैं, इसकी हिस्टोरिसिटी क्या है, इसकी ऐतिहासिकता क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई और बाल विवाह को खत्म करने के लिए मुल्क में कौन कौन से कानून बनाए गए, बाल विवाह के रीजंस क्या है और इसके डिसएडवांटेज, इसके नुकसान क्या है, इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। नाजरीन, तारीख या इतिहास के हवाले से मालूम होता है कि बाल विवाह भारतवर्ष में प्राचीन काल से प्रचलित था। मध्यकाल में विदेशी हमलावरों व आक्रांताओं के आगमन से सुरक्षा कारणों से इस प्रथा को और ज्यादा बढ़ावा मिला और अब और तेजी से बाल विवाह होने लगे। कमोबेश आधुनिक काल में भी अंग्रेजों के आगमन के बाद भी यह कुप्रथा समाज में प्रचलित रही। इस कुप्रथा की तरफ अंग्रेजों का ध्यान राजा राम मोहन राय तथा केशव चंद्र सेन जैसे सरीखे धर्म और समाज सुधारकों के प्रयास तथा सहयोग से 1930 में अंग्रेजों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया गया। इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए पहली बार कानून बनाकर शादी की उम्र निश्चित करने की आवाज उठाई गई। इसमें हमारे महिला संगठन भी थे और महिला संगठनों में हमारी मुस्लिम खवातीन, मुस्लिम औरतें भी थी। उस समय 1930 में बाल विवाह के खिलाफ इन लोगों ने भी आवाज उठाया था। आइए हम देखते हैं कि बाल विवाह, सबसे पहले देखते हैं कि बाल विवाह किसे कहते हैं, बाल विवाह की शुरुआत या कैसे हुई और वर्तमान में इसकी क्या डेफिनेशन है। बाल विवाह निरोध अधिनियम, चाइल्ड राइट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 2006 की धारा 2(2) के मुताबिक बाल विवाह का मतलब विवाह करने वाले पक्षकारों में यदि पुरुष है तो 21 वर्ष तथा औरत है तो 18 वर्ष की आयु से कम उम्र में शादी करने को बाल विवाह या चाइल्ड मैरिज कहा गया है। यानी इस एक्ट द्वारा डिफाइन कर दिया गया है कि लड़की की उम्र शादी के लिए 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर इसके नीचे शादी उम्र के लड़के या लड़कियों की शादी की जाती है तो उसे बाल विवाह माना जाएगा। इसी तरह यूनिसेफ ने भी बाल विवाह को परिभाषित करते हुए कहा है कि 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करने को बाल विवाह कहा जाता है। यूनिसेफ की भी यही मंशा है। साथियों, अब हम देखते हैं कि बाल विवाह के या इस कुप्रथा के डिसएडवांटेज क्या रहे, इसके इफेक्ट क्या रहे, समाज पर इसका कुप्रभाव क्या क्या पड़ता है। साथियों, बाल विवाह से बाल अधिकारों का हनन होता है। इससे यौन शोषण, घरेलू हिंसा को बढ़ावा मिलता है। बाल विवाह से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और इनके कैरियर पर विशेष प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य संबंधी अनेकों तरह की समस्याएं जैसे कुपोषण, एनीमिया, मिसकैरेज, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, बेरोजगारी तथा विभिन्न प्रकार के रोगों को बढ़ावा मिलता है। और भी इसके कॉम्प्लेक्स इफेक्ट हो सकते हैं जो यहाँ जिनका विवरण करना या जिनके बारे में बातचीत करना समय अभाव में मुश्किल है। आइए हम देखते हैं कि इस प्रथा को शुरू करने के लिए, इस प्रथा
के लिए कौन कौन से रीजन थे, कौन कौन से फैक्टर्स थे जिससे ये प्रथा हमारे समाज में सदैव प्रचलित रही। साथियों, सबसे पहला जो रीजन इस चाइल्ड बाल विवाह का प्रतीत होता है वो है गरीबी, अशिक्षा, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास तथा सुरक्षा की भावना, और कुछ हमारा पुरातन प्राचीन माइंडसेट है। हम पहले से लड़कियों को बोझ की तरह ट्रीट करते हैं, करते रहे हैं, और हमारे समाज के लोग इस फिलॉसफी, इस फलसफा के और इस सोच के रहे हैं कि लड़कियां हमारे लिए एक बोझ होती हैं, जल्दी से जल्दी एक ऋण होती है, बोझ नहीं कर सकती, कन्यादान एक ऋण के समान होता है, और जितना जल्दी इस ऋण से मुक्त हो जाया जाए उतना हम लोग पुण्य के भागीदार होंगे। ऐसी हमारी मानसिकता सदियों से चली आ रही है। इसी का नतीजा रहा कि हम बाल विवाह करने को प्रेरित होते हैं। दूसरा नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है अपने कुल के मान सम्मान और मर्यादा की भावना भी इसके पीछे, बाल विवाह के पीछे एक जबरदस्त फैक्टर रही है। हमारी सोच या समाज की सोच अभी भी इस तरह की है कि कहीं लड़कियों का कदम कहीं गलत न पड़ जाए या कुछ इनसे ऊंच नीच न हो जाए, जिससे हमारे कुल की, हमारे परिवार की, हमारे फैमिली की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगे या अपमान सहना पड़े। नेक्स्ट जो फैक्टर बाल विवाह का रहा है वो असुरक्षा की भावना रहा, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। मध्यकाल में विदेशी हमलावरों द्वारा अपहरण और बलात्कार की घटनाएं आम थीं, और उस समय कोई प्रभावी लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, पुलिसिंग नहीं थी, कानून नहीं था। तो एक जबरदस्त फैक्टर था मध्यकाल में बाल विवाह का, असुरक्षा की भावना। लोग जल्दी से जल्दी अपनी लड़कियों की शादी कर देना चाहते थे ताकि उनके साथ कोई अनहोनी मिस हैपनिंग ना हो। और नेक्स्ट फैक्टर जो अभी भी हमारे समाज में चल रहा है वो सोशल प्रेशर्स। अगर आज भी कोई आदमी अपनी लड़कियों की शादी करने में विलम्ब करता है तो तरह तरह की बातें उस मुतालिक करना शुरू हो जाती हैं। पड़ोसी, रिश्तेदार, आसपास के लोग तरह तरह की कानाफूसी शुरू करते हैं कि इनकी लड़की शादी के लायक हो गई लेकिन ये शादी नहीं कर रहे हैं। तो सामाजिक दबाव में भी जल्दी शादी कर दी जाती है। ये भी एक बाल विवाह का फैक्टर रहा है। साथियों, अब हम चर्चा करते हैं कि इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए शासन द्वारा या सरकार द्वारा या जनता द्वारा कब कब क्या प्रयास किया गया, कौन से कानून बनाए गए बाल विवाह को रोकने के लिए, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, इस संबंध में सर्वप्रथम 1929 में पहली बार चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 पारित किया गया, जिसे शारदा अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार शादी की एज डिसाइड की गई। इसके द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की या बालकों की उम्र 18 साल निर्धारित की गई। ये एक ऐतिहासिक इनैक्टमेंट था, कानून था, जिसके द्वारा सदियों से चली आ रही बाल विवाह प्रथा को समाप्त करते हुए एज डिसाइड कर दी गई कि इस एज के नीचे शादी नहीं की जा सकती। साथियों, उस समय ये इस तरह की कानून बनाने के लिए 1930 के पहले अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, अखिल भारतीय संघ, महिला संघ और राष्ट्रीय महिला परिषद जैसे विभिन्न नारी संगठनों ने, और इसमें हमारी मुस्लिम खवातीन भी थी, मुस्लिम औरतें भी थी, जिन्होंने शादी की उम्र निश्चित करने के लिए या बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाने के लिए मांग उठाई थी। और नतीजा यह हुआ कि इस एक्ट को 1929 में पारित करना पड़ा। और इसमें हमारे समाज सुधारक राजा राम मोहन राय और आचार्य केशव चंद्र सेन की अहम भूमिका रही है। इनके प्रयास से और इनके सहयोग से पहली बार हिंदुस्तान में इस तरह का एक्ट पारित हुआ। साथियों, यह एक्ट बहुत ज्यादा प्रभावी तो नहीं रहा, लेकिन इसने आगे के सुधारों के लिए रास्ता जरूर साफ कर दिया। उस समय इस एक्ट का हिंदू मुसलमान सारे धर्मावलंबियों द्वारा गहरा विरोध किया गया था, और इसी विरोध की कारण इसका पालन अंग्रेज भी नहीं चाहते थे।
और मुस्लिम उलमाओं ने भी इसका भारी विरोध किया था, और इसी कारण इसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा नहीं हो पाया और ये बहुत प्रभावी नहीं हो पाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस अधिनियम की आंशिक सफलता पर लिखा है कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाओं को आहत कर उनको एक साथ नाराज नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए इस अधिनियम का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा नहीं किया गया। फिर भी साथियों, यह अधिनियम सामाजिक बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ और आने वाले समय में समाज में जो कुरीतियां थी उनके उन्मूलन के लिए एक दिशा निर्देश का काम किया और हमारे समाज की कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आगे का रास्ता साफ कर दिया। इसकी ये महत्ता रही है। साथियों, फिर दोबारा आजाद भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में 1978 में जो कानून 1929 में चाइल्ड राइट मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पारित किया गया, उसमें आंशिक अमेंडमेंट किया गया 1978 में। इस संशोधन द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल और लड़कों की शादी की उम्र 21 साल निर्धारित की गई। पहले 1929 के कानून में लड़कियों की शादी की एज 14 साल थी, अब 18 हो गई, और लड़कों की उम्र पहले 18 साल थी, अब इस एक्ट द्वारा 19 साल कर दी गई। साथियों, इस संबंध में 2006 में एक महत्वपूर्ण कानून पारित किया गया जिसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट 2006 कहा जाता है। इस अधिनियम में बाल विवाह को रोकने के लिए पहली बार एज डिसाइड करते हुए दंड का प्रावधान किया गया। इस एक्ट की धारा 2A के मुताबिक शादी की आयु 1978 में जो निश्चित की गई थी, अर्थात लड़कियों के मामले में 18 साल और लड़कों के मामले में 21 साल, वो पूर्ववत बनी रही। इसमें किसी एज में कोई तब्दीली नहीं की गई, लेकिन इसमें सजा का प्रावधान किया गया। इस एक्ट की धारा 9 के अनुसार 18 साल से ऊपर के किसी भी पुरुष, 18 से 21 साल के बीच में अगर कोई भी पुरुष शादी करता है तो उसको 2 साल की सजा और 1 लाख के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस तरह का प्रावधान धारा 9 में किया गया। इस एक्ट को कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस माना गया। साथियों, कॉग्निजेबल ऑफेंस उस ऑफेंस को कहते हैं जिसमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार होता है और उसकी उस मुकदमे को, उस FIR की विवेचना करने और कोर्ट में चार्जशीट सबमिट करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट, बाल विवाह को समाप्त करने और और मैं आगे बताता चलूं कि इसी अधिनियम चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट 2006 में ही और भी प्रोविजन किया गया। इसमें धारा 10 में प्रोविजन किया गया कि यदि कोई बाल विवाह संपन्न कराता है या बाल विवाह का अनुष्ठान करता है तो या कोई प्रेरित करता है, इसमें शादी करने वाले लड़के लड़कियों के माँ बाप, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। अगर इस तरह कोई बाल विवाह को प्रेरित करता है, उकसाता है या कराता है या संपन्न कराता है तो उसके लिए भी 2 साल की सजा का प्राविधान किया गया है। साथियों, इस एक्ट की जो कमी रही वो सिर्फ हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के लिए एक्ट पारित किया गया था। मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों पर यह एक्ट लागू नहीं होता है। इसीलिए आज भी मुस्लिम समाज में शादी की उम्र डिसाइड नहीं है। ये इस एक्ट की लैप्स थी, चूक थी। मुस्लिम इस एक्ट के तहत सभी धर्म के मानने वालों को लाना चाहिए था, ऐसी हमारी सोच है। साथियों, नेक्स्ट जो एक ऐतिहासिक बिल पार्लियामेंट में 2021 में पेश की गई थी, हम इस संबंध में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस बिल का नाम है बाल विवाह निषेध संशोधन बिल 2021। यह विधेयक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट 2006 का संशोधन है। इस बिल को
इस विधेयक को 20 सितंबर 2021 को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इस बिल को पास नहीं किया जा सका है। एक्ट की शक्ल ये बिल नहीं ले पाई है। इस बिल में कुछ क्रांतिकारी या ऐतिहासिक परिवर्तन किए गए हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही इस जो पहला परिवर्तन इस बिल में किया गया है वो यह है कि लड़कियों की शादी की उम्र, जहां पहले के कानूनों में मिनिमम एज 18 साल थी, अब इस एक्ट के द्वारा 21 साल कर दी गई है। और बालकों यानी जो लड़के हैं उनकी उम्र यथावत 21 साल रहेगी। अब अगर ये बिल एक्ट की शक्ल लेती है या एक्ट के रूप में पारित होती है, तो अब शादी की उम्र चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों के लिए समान हो जाएगी। 21 साल दोनों की उम्र निर्धारित हो जाएगी। जो सबसे चैलेंजिंग प्रोविजन इस बिल का है वो है कि यह बिल सभी धर्म के मानने वाले लोगों पर लागू होगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, जैन हो, बौद्ध, सभी धर्म के लोगों पर यह बिल लागू होगा। ये इस बिल की ड्यूटी है। और मुझे लगता है कि अगर ये बिल पार्लियामेंट द्वारा पास कर दी गई और एक्ट की शक्ल ले लेती है, एक्ट बन जाती है, तो सभी धर्मों में शादी की एज समान हो जाएगी और हमेशा के लिए ये विवाद समाप्त हो जाएगा। और जो समय समय पर वाद विवाद होता रहता है उस पर विराम लग जाएगा। इस बिल में जिस समय 2002 में इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया गया था, उस समय भी कुछ लोग और हमारे जो विरोधी राजनीतिक दल हैं और कुछ हमारे उलमा हजरात और मुस्लिम लीडर्स हैं, उनके द्वारा इस बिल का जबरदस्त विरोध किया गया था और कुछ लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत लॉ का वायलेशन है। शरीयत लॉ में शादी की उम्र प्यूबर्टी को अटेन होने या इस तरह का सिम्टम न होने पर 15 साल निर्धारित की गई है। इसकी दुहाई देकर कुछ लोगों ने उस समय भी इसका जबरदस्त विरोध किया था और आज भी कदा इसका विरोध किया जाता है। साथियों, आइए अब हम देखते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी की उम्र 15 वर्ष क्यों और कैसे निर्धारित की गई है। इसका प्रोविजन कहाँ है, हदीस में क्या प्रोविजन है, फिकह में क्या है, कुरान करीम में क्या इस मुतालिक कहा गया है। इस पर हम चर्चा करने की या रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। शादी की उम्र के संबंध में इस्लामी फिकह और शरीयत की स्टडी करने से पता चलता है कि इस संबंध में कोई स्पष्ट प्राविधान नहीं है, न ही कोई खुलकर इस मामले में बात की गई है। मुस्लिम लॉ जिसे हम शरीयत लॉ या पर्सनल लॉ कहते हैं, ये कोडिफाइड नहीं है। हमारे मुहद्दिसीन और फुक़हा हजरात में भी इस बारे में इस मुतालिक गहरा मतभेद है। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में भी शादी की उम्र क्या होगी एज पर पर्सनल लॉ या शरीयत लॉ, ये भी कहीं इसको मेंशन नहीं किया गया है। सिर्फ इतनी बात शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में कही गई है कि कुछ ऐसे मामलों में जहां दोनों पक्ष मुस्लिम होंगे वहां शरीयत या पर्सनल लॉ लागू होगा। पर्सनल लॉ क्या होगा इस बारे में कहीं कोई उल्लेख शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में नहीं किया गया है। इसीलिए आज तक और मतभेद बना हुआ है, डिस्प्यूट बना हुआ है कि शरीयत पर्सनल लॉ है क्या। इसी पर हम लोग उलझे हुए हैं। इसकी वजह यह है कि ये पर्सनल लॉ आज तक कोडिफाइड नहीं है और हमारे जो मुहद्दिसीन हैं, फुक़हा हजरात हैं, इनमें भी जबरदस्त मतभेद है। पूरा मुस्लिम समाज फिरकों में शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, कादियानी में बटा हुआ है और सबकी अपनी अपनी मजहबी किताबें अलग हैं, सबके अपने उलमा हजरात अलग हैं, मुहद्दिसीन अलग हैं, सबके अलग फुक़हा हैं। इसलिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स इस समाज में, मुस्लिम समाज में शादी की आयु को लेकर होती रही है और अभी भी है। साथियों, आइए सबसे पहले हम कुरान पाक जो अल्लाह के कलाम है, जो अल्लाह की किताब मानी जाती है, उसमें शादी के लिए क्या कुछ प्रोविजन किया गया है, क्या शादी की उम्र के बारे में कुरान करीम में कहीं जिक्र किया गया है। इस मुतालिक साथियों, मैंने जो कुरान की स्टडी की है, मैंने कुरान को पढ़ा है, कहीं भी कुरान में शादी की उम्र
को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है। सिर्फ निकाह करने की बात कुरान करीम में कई आयतों में फरमाई गई है। सबसे पहले सूरा अन-निसा, कुरान शरीफ की सूरा अन-निसा आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि सभी फरमाते हुए अल्लाह ताला निर्देश फरमाता है कि सभी औरतों के साथ इंसाफ करने की शर्त पर 4 शादी की जा सकती है। यानी अगर आप सभी औरतों के साथ एक तरह का इंसाफ अदल करते हैं, जस्टिस करते हैं, तो इंसाफ की बिना पर, इंसाफ की टर्म एंड कंडीशन की बिना पर 4 शादी की बात की गई है। इसमें भी, इस सूरा में भी, इस आयत में भी कहीं शादी की एज के बारे में कोई बात या कोई जिक्र नहीं की गई है। सिर्फ शादी की बात कही गई है, निकाह की बात की गई है। साथियों, इसी तरह इसी सूरा अन-निसा की आयत नंबर 22 व 23 में जिक्र किया गया है कि आप किन किन औरतों से निकाह कर सकते हैं, किन औरतों से निकाह या शादी करना जायज है, हलाल है, और किन औरतों से निकाह करना हराम है की बात विस्तार से इस आयत में की गई है। इस आयत में भी कहीं भी शादी की एज को लेकर कोई बात नहीं की गई है। इन आयतों में कहीं भी एज की बात मुझे नहीं मिलती। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आपकी तवज्जो चाहूंगा। साथियों, जो हमारे आखिरी पैगंबर हुजूर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक एग्जाम्पल सेट किया था और एक समाज के लिए एक संदेश दिया था, उसके बारे में मैं आपका तवज्जो चाहूंगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से शादी किया था, जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल होना चाहिए और हमें उसको मानना चाहिए। आप जैसा जानते होंगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी ही सुन्नत और हदीसें, सारी हदीसें उनकी कथनी और करनी के मुतालिक ही मुरत्तब की गई है। तो हमें क्यों नहीं हम 25 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबक लेते कि हम अपनी एज की जो हमारी शादी की एज है, हम उसको क्यों नहीं बढ़ाते। इसके बाद भी पता नहीं क्यों, कब और कैसे शादी की आयु प्यूबर्टी हासिल होने या 15 वर्ष निर्धारित कर दी गई, यह मुझे समझ से परे लगता है और आज ये शरीयत की शक्ल हासिल कर चुका है। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत से भी नहीं सीखते, शरीयत के नाम पर शोर शराबा और चीख पुकार शुरू कर देते हैं। ये हमारे लिए एक नसीहत भी है और एक संदेश भी है कि हम अपने प्रोफेट आकाए नामदार ताजदार मदीना से सीखें। उन्होंने अपनी शादी 25 साल की उम्र पर किया था। हमारे लिए इससे बड़ा सबक पूरे मुस्लिम समाज के लिए और कुछ हो नहीं सकता। साथियों, हमारे उलमा हजरात और हमारे जो सियासी लीडर्स हैं, इन पर पता नहीं क्यों और ये लोग जब इस तरह के मुद्दे आते हैं तो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, झूठी बयानबाजी और शोर शराबा करना शुरू कर देते हैं। ये समझ से परे है। साथियों, राष्ट्रीय महिला आयोग और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट में अब इसी प्रकरण पर सुनवाई होनी है। प्रकरण शादी की एज को लेकर, आज एज को डिसाइड करना है। साथ ही साथ संसद में भी एक चीज मैं और बताना चाहूं कि कोर्ट में शादी की एज को डिसाइड करने के लिए रिट्स पेंडिंग तो है ही, दूसरी ओर हमारी पार्लियामेंट में, संसद में भी एज को, शादी की एज को निर्धारित करने के लिए एक विधेयक लंबित है, जिस पर हम बात पहले कर चुके हैं। अब देखना है कि इस संबंध में पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई फैसला पारित किया जाता है या पार्लियामेंट द्वारा कोई कानून बनाया जाता है। इस संबंध में हमें इंतजार करना होगा। लेकिन इस संबंध में सभी विरोध करने वाले सियासी लीडरान, मुस्लिम तंजीमों व उलमा हजरात व अदर दीगर
पॉलिटिशियन से मेरी, पॉलिटिकल पार्टी से भी और पॉलिटिशियन से भी मेरी गुजारिश है कि जो भी फैसला हो, चाहे संसद द्वारा इस मुतालिक कानून बनाया जाए या पार्लियामेंट या कोर्ट द्वारा कोई इस मुतालिक फैसला पारित किया जाए, उसकी मुखालफत न करें, उसका विरोध न करें, क्योंकि इससे हमारी बहन बेटियां ही मजबूत होंगी। अगर समाज में शादी की एज डिसाइड कर दी जाती है तो इससे खासकर मुस्लिम समाज की बहन बेटियां मजबूत होंगी, अब शिक्षित होकर अपने पैर पर खड़ी होंगी, शोषण और हर तरह के जुल्म सितम से निजात मिलेगी, तमाम तरह की बीमारियों से महफूज रहेंगी, मुल्क की तरक्की में अपना ताउन करेंगी, योगदान करेंगी। आखिरकार ये भी हमारी ही बहन बेटियां हैं, हम इनको खुशहाल और मजबूत क्यों नहीं देखना चाहते? इस पर हमें गौर व फिक्र करना होगा। आखिर में मैं सरकार से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि बिना डरे या बिना माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किए हुए जल्द 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 यथाशीघ्र इस पर कानून बनाया जाए। जो बिल पार्लियामेंट में लंबित है उसको जल्दी से जल्दी उस पर एक्ट बनाया जाए, उसको पास कराया जाए। यह स्थिति किसी भी हाल में ठीक नहीं है, न मुल्क के लिए और न ही हमारी मुस्लिम बहन बेटियों के लिए, और उनकी सेहत के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए यह स्थिति किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। और ये जो ऊहापोह और संदेह विरोधाभास बना हुआ है, इसका जल्द से जल्द खात्मा होना चाहिए और इससे सबसे ज्यादा लाभ इससे हमारी बहन बेटियों को होगा। हमारी बहन बेटियां मजबूत होंगी और उनकी मुल्क के विकास में भागीदार बनेंगी, समाज का विकास होगा, परिवार का विकास होगा। साथियों, एक चीज और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इस मुतालिक विरोध करने वालों की तादाद न के बराबर है। कुछ मुट्ठी भर लोग ही इसका विरोध करते हैं। समाज के ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग इस कानून के बनाए जाने के पक्ष में हैं। समाज के लोगों से भी मुझे मुस्लिम समाज के लोग या और भी समाज के लोगों से इस संबंध में उनसे भी मैं यही अपील करना चाहूंगा कि किसी के बहकावे उकसावे में ना आए। कहीं से भी मुस्लिम पर्सनल लॉ का वायलेशन नहीं होता है। अगर एक समान कानून बनाकर एज डिसाइड कर दी जाती है तो इससे किसी भी पर्सनल लॉ का वायलेशन नहीं होता, न हमारे मजहब में दखल अंदाजी होती है। ये सिर्फ बकवास करने के लिए लोग अपने जाति मफाद के लिए अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। इस तरह का कानून अगर पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है या माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है तो इससे हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में, हमारे शरीयत में किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं होगी और कहीं से भी कोई मुस्लिम समाज में हस्तक्षेप, मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप नहीं होगा। इस तरह का कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। तो आप लोगों से मेरी दसबस्ता गुजारिश है कि आप लोग कभी भी किसी के बहकावे उकसावे में आकर गलत गैर कानूनी काम बिल्कुल मत करिएगा। और ये आपकी ही बहन बेटियों की एम्पावरमेंट के लिए, उनकी बेहतरी के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। इसी तरह हम जो हमारी सियासी पार्टीज हैं उनसे भी हम अपील करना चाहेंगे कि वो भी कोर्ट की राजनीति से उठकर, तुष्टीकरण की राजनीति से उठकर इस कानून का सपोर्ट करें, इस कानून को पास कराए जाने के लिए अपना सहयोग दें, ताकि मुस्लिम समाज की ये कुरीति को समाप्त किया जा सके और हमारी बहन बेटियां इस समस्या से मुक्त होकर, निजात पाकर अपनी शिक्षा, अपने विकास पर ध्यान दें और देश के विकास में अपना अहम किरदार निभाएं। इस तरह की अपील हम आपसे भी, पॉलिटिकल पार्टी से भी करना चाहेंगे। साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।